वेलकम बैक टू येट अनदर क्लास। इस क्लास में हम क्वेश्चंस को जितनी फास्ट हो सकेगा उतनी फास्ट सोल्व करने की क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस का मिक्सचर एलिगेशन के भी क्वेश्चन है, मिक्सचर के और परसेंटेज के सिंपल क्वेश्चंस भी है। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज चलते हैं पेज नंबर 8 पे। ओके, बढ़िया। पेट्रोल की कीमत में 20% वृद्धि होने पर 600 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल कम आता है। पेट्रोल की पुरानी कीमत याद करें। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, देखिए 600 रुपये लिख लीजिए। पहले मान लीजिए 600 रुपये में जितना पेट्रोल आता था 20% वृद्धि हो गई, तो अगर आपको उतना ही पेट्रोल खरीदना है तो आपके इसमें भी 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये इसका 20% इसमें जोड़ देंगे तो 120 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 600 जमा 120 720। आप पहले जो पेट्रोल खरीद रहे थे वो पेट्रोल वृद्धि होने के बाद 720 में मिलेगा। ठीक है, अभी कह रहा है कि अगर 600 का ही ले रहे हो तो 1 लीटर कम आता है। तो मतलब जो 1 लीटर है उसका मूल्य कितना हुआ, 720 माइनस 600, 120। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ। 20% की वृद्धि हुई, तो मान लो पहले आप 600 में x लीटर ले रहे थे, अब x लीटर लेना है तो आपको 600 प्लस उसका 20% 720 पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 600 का खरीद रहे हो तो 1 लीटर कम पा रहे हो, तो 720 माइनस 600 1 लीटर का दाम हो जाएगा। केले की कीमत में 20% कमी होने के चलते एक व्यक्ति 60 रुपये में 10 केले अधिक खरीद सकता है। प्रति दर्जन केले का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन भी आप कैसे करेंगे, जैसे पहले हम लोग कर रहे थे। अभी जो क्वेश्चन किया है देखिए 60 रुपये में, ठीक है, 20% कमी हो गई मूल्य में, 60 पे सीधा 20% कम कर दो, कितना आ जाएगा, 60 में से 12 घटाओ 48। ठीक है, ओके। तो 48 रुपये अगर वो खर्च कर रहा है तो वो उतने ही केले खरीद पाएगा जितने पहले खरीद रहा था, मान लो x। ठीक है, लेकिन अब वो 10 ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो वो 10 ज़्यादा किसकी वजह से खरीद पा रहा है, यहाँ से जो 12 रुपये है वो खर्च कर रहा है उसकी वजह से। तो 12 रुपये में कितने खरीद रहा है, 10 केले। 10 किलो का मूल्य अगर 12 रुपये है तो 1 दर्जन का कितना होगा, आप निकाल सकते हो। 1 दर्जन का कितना होगा, 12/10 गुना 12, 144/10। आंसर आ जाएगा सी, 14.4। ये घटा हुआ मूल्य पूछा है। ठीक है, पहले वाला नहीं पूछा है, घटा हुआ मूल्य हमने निकाल दिया। दस प्रतिशत, 20% और 40% के विविध बट्टे के समान एकल बट्टे की गणना करें। इसके दो मेथड है। ठीक है, पहले मैं आपको शॉर्ट वाला बताता हूँ। शॉर्ट वाला काम आएगा, सिंपल आप इसको लिख लीजिए। 10% जो है 10, बट्टा लगाने के बाद अगर मान लो सिर्फ 10 लगता तो कितना बचता, 9 बचता। ओरिजिनल दाम अगर 10 है, फिर हमने ओरिजिनल दाम 10 माना और उस पर 20% बट्टा लगा दिया, तो कितना दाम बचेगा, 8। और तीसरी बार हमने 10 ओरिजिनल मान के 40% बट्टा लगा दिया तो कितना बचेगा, 6। बट्टा मतलब छूट। इन तीनों को गुणा कर लो, 1000। इन तीनों को गुणा कर लो, 9 8 72, और 72 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 432। 432 मतलब जो चीज़ पहले 1000 की मिल रही थी अब 432 की मिलेगी। तो बट्टा कितना लगा, ये जो छूट है ये बट्टा है। कहीं सीधा आप 43.2 पर टिक मार दी, गलत है। दाम है ये, छूट कितनी है, 1000 में से 432 घटाएंगे तो आप आएगा 568। ठीक है, अब देख लीजिए आंसर कितना आएगा, कितने परसेंट हो गया, 56.8%। लंबा मेथड क्या है वो बताता हूँ। छूट देखिए अपने को कितनी कितनी दी है, 10 20 40%। आप दो छूट का इकट्ठा बट्टे का अगर निकालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, a + b - ab/40
ये इसका जोड़ करके बट्टा दे देगा। चलिए पहले 10 और 20 का निकालते, कितना आएगा 10 प्लस 20 माइनस 10 गुना 20 बटे 100, ये 100 है, सॉरी बाई मिस्टेक 40 लिखा गया। 30 माइनस 200 बटे 100 2, कितना आ गया 28। अब क्या बच गया 28 और 40, इसका निकालिए कितना आएगा 28 प्लस 40 माइनस 28 गुना 40 बटे 100, ये आ जाएगा आपका 68 माइनस 28 को 4 से गुना करेंगे तो आप कितना आएगा 112 0 बटे 100 आ जाएगा। थोड़ा नीचे चलते हैं, 68 माइनस 11.2, इसको आप जब करेंगे सोल्व तो आएगा 56.8। ठीक है, तो क्या करा हमने 10 और 20 पहले ले लिया, उनका एकल निकाल दिया 28 आया, फिर 28 और 40 को लेके उसका निकाल दिया 56.8 आया। आपको जो मेथड सही लगे उससे कर सकते हैं, मुझे लगा कि ये मेथड छोटा है पहले वाला। पढ़िए इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 25% भाग अपनी पत्नी को, 20% अपने पुत्र को तथा 35% भाग अपनी पुत्रियों के मध्य बांट देता है। यदि अंत में उसके पास 12 लाख शेष बचे तो ज्ञात कीजिए उसकी कुल संपत्ति कितनी थी। ठीक है, पहले ये देखिए आप इसने बांट कितना दिया, 25 प्लस 20 प्लस 35, कितना हो गया ये 80%। 80% इसने बांट दिया, बचा कितना 20%। 20% किसके बराबर है 12, ठीक है 12 लाख। तो 100% कितने के बराबर होगा, इसको 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 60 लाख उसके पास थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग अपनी पत्नी को, 20 पुत्र को और पुनः शेष बची हुई का 50% भाग, यदि अंत में इतने बचे तो ज्ञात कीजिए कितनी थी। इसमें पढ़िएगा कि जब वो पुत्रियों को दे रहा है तो पुनः शेष बची हुई को दे रहा है। देखिए तो मान ले पहले 100 थी, उसने 30% पत्नी को दे दी, 100 में माइनस हो गया, सॉरी 20% बच्चे को दे दी, बच गई कितनी 50%। अब इस 50% जो 50 बची है इसका 50% पुत्री को दिया है, ये कितना होगा 25%, ओरिजिनल के 25 के बराबर। तो कितनी उसने डोनेट कर दी 50 प्लस 25, 75% वो डोनेट कर चुका है, बची कितनी 25%। 25 कितने के बराबर है 12 लाख, तो 100% कितने के बराबर होगी 12 गुना 4 48 लाख। चलिए अगला, राम की आय श्याम की आय के 50% की 40% है। वेरी गुड। प्रवीण की आय राम की आय की 60% है। यदि प्रवीण की आय इतनी है तो श्याम की आय ज्ञात करें। पहले तो इसमें मान लेते हैं श्याम की कितनी, श्याम है ना अपना, श्याम की हमने मान ली भाई, श्याम की 100 है। श्याम की अगर 100 है तो राम की, श्याम की आय के 50% की 40 है, तो श्याम की आय का 50% कितना होगा 50। ओके, अब श्याम राम की आय कितनी होगी, इसके 50% का 40, 50 का 40% निकालते हैं आप तो कितना आएगा, 50 को आप कितने से गुना कर देंगे 2/5 से, ठीक है आ जाएगा आपका 40, ठीक है सॉरी 20 आएगा। अब प्रवीण की कितनी दी गई है, राम की आय की 60, तो इस 20 का 60% निकालो, ये आएगा 12। क्लियर होगा कैसे आया। अब ये जो 12 है वो दिया है 10,000 के बराबर, और पूछा है कि श्याम की आय कितनी, श्याम की आय कितनी थी 100, तो 100 कितने के बराबर होगा, 100 कितने बराबर होगा 10,000
बटे 12 गुना 100। ठीक है, क्लियर है? कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। आप एक बाइक खरीदने जा रहे हैं, उस पर आपको 4 प्रकार की छूट दी जा रही है। आप इनमें से कौन सी छूट का चयन करेंगे? ठीक है, चारों छूट है। एक बार हम अपना जो एकल छूट वाला फार्मूला लगा देंगे, एकल बट्टे वाला। क्या था? a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। चलो ऑप्शन ए पे लगाते हैं। 90 प्लस 10 माइनस 90 और 10 का गुना 900 बटे 100, कितना आ जाएगा? 100 माइनस 9, 91। अब देखिए एक चीज़ नोटिस करिए कि इन सब का सम 100 ही है, तो हम इस वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, a प्लस बी को। बस आगे वाला करते हैं। 100 माइनस इसमें कितना आएगा? 80 गुना 20 बटे 100, कितना आएगा? 1600 बटे 100। ये आ जाएगा आपका 100 माइनस 16 बराबर 84। सी में लगाएंगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस कितना आएगा? 2500 बटे 100, ये आ जाएगा 75। और डी में जब आप इसको लगाते हैं तो आएगा 100 माइनस 30 गुना 70 बटे 100, ये आपका आएगा 79। ठीक है, तो इसका आंसर तो ए हो गया। लेकिन आपने क्या देखा इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर ये कंडीशन ट्रू है कि चारों का योग बराबर आ रहा है, जरूर नहीं 100 ही आए, अगर 60-60 आ रहा है सबका, या 50-50-50-50 आ रहा है, तो आप जिसमें एक सबसे बड़ा दिया हो उसको चूज करें। इसमें 90 सबसे बड़ा था तो उस वाले को उठा लिया हमने। इसी में मान लो इस टाइप से होता कि योग 50 होता, उनका योग मान लो 50 होता दोनों डिस्काउंट का, एक होता 40-10, एक होता 20-30, एक होता 5-45 और एक होता 15-35। तो आप कौन सा चूज करते? आप ये चूज करते 5-45, क्योंकि 45 सबसे बड़ा वाला है, तो उसके साथ जो रहेगा वो मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी दो सवाल, दो तरफ दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें आप खरीद रहे हो, ठीक है, खरीद रहे हो तो आप चाहते हो कि आपको अधिक से अधिक डिस्काउंट मिले, और यहीं पे आप बेच रहे होते और छूट दे रहे होते तो आप इसका विपरीत करते हैं। ठीक है, आप इसका विपरीत करते। जब आप बेच रहे हो तो आप देखोगे कि मैं कम से कम डिस्काउंट दे पाऊँ तो मेरा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो उस केस में इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहता? 50-50 वाला। ठीक है, कैसे? या फिर एक और तरीका आप लगा सकते हो उसमें, जो आपको दिख गया होगा, दोनों डिस्काउंट के बीच में जितना ज़्यादा फर्क होगा, इसमें सबसे बड़ा फर्क है, इसमें 90 और 10 में 80 का फर्क है, वो अधिकतम डिस्काउंट देगा। ठीक है, जब आप खरीद रहे हो तो आप उसको चूज करोगे, लेकिन अगर आप बेच रहे हो तो आप देखोगे कि कौन से डिस्काउंट पास पास में है, तो पास पास में इसमें सबसे पास में 50 है, इनके बीच का डिफरेंस 0 है। ठीक है, वो मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। पर याद रखिए ये कंडीशन तभी लागू होंगी जब सारे ए बी सी डी चारों का सम बराबर होगा। नेक्स्ट वन, किसी स्थान की 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या 80,000 थी। पहले वर्ष में 25% की वृद्धि, दूसरे में 20% की वृद्धि, तीसरे वर्ष में महामारी के कारण 10% की कमी हो जाती है। वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? अब देखिए इसको करने के आपको दो तरीके बता देता हूँ। ठीक है, दो तरीके कैसे? 25% को आप क्या लिख सकते हो? 1/4। तो इसका जब हम रेशियो निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? ये मूल है और इतनी वृद्धि हुई है, 4 और इसमें 1 जोड़ दो 5। पहले वर्ष का ये हमने लिख दिया फर्स्ट ईयर। दूसरे ईयर में चलते हैं, कितना है? 20%। इसको कैसे लिखते हैं हम? 1/5। इसका मूल कितना? 5, वृद्धि कितनी हुई? 1, 6 हो गया।
तीसरे में चलते हैं, 1/10 हुआ है पर वो कम हुई है, सॉरी 1/10 नहीं है, ये 10% है, ठीक है। तो वो 10% कितने बराबर होता है, 1/10 के, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 10 थी पर 1 घट गई है क्योंकि कमी हो रही है, तो बाद में 9 है। अब आप इसको कैसे कर सकते हो, सोचिए। आप इसको ऐसे कर सकते हो कि आप इन तीनों को 4, 5, 10, 5, 6, 9, ठीक है, इन तीनों को गुना करो। इन तीनों को आप गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 200, ठीक है। इन तीनों को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 6 की 30 और 270, ठीक है। तो ये है पहले वाला और ये है बाद वाला पॉपुलेशन। तो ये 200 यूनिट कितने के बराबर है, 80,000 के, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हो 270 यूनिट कितने के बराबर होगा। मेथड बता दिया है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। अब दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में आप शुरू से 100 मान के चल सकते हैं, ठीक है। 100 माना, पहले साल में उसमें 25% बढ़ा है, कितनी हो जाएगी 125। फिर 125 में दूसरे साल में उसके ऊपर बढ़ोतरी हुई है 20% की, कितनी हो जाएगी 125 का 20% कितना होता है, नहीं पता मुझे, 25 होता है, ठीक है। कैसे, 125 को 1/5 से गुणा करेंगे, 25 आएगा, ठीक है। तो 125 में 25 जोड़ेंगे, 150 हो गई। फिर तीसरे साल में क्या हुआ कि 10% घट गए, तो इसका 10% घटाएंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, 150 में से 15 घटा दो, 135, ठीक है। अब क्या हुआ कि 80,000 के बराबर थी, तो 135 कितने के बराबर होगी वो आप निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे आप जानेंगे दोनों का आंसर सेम है, दोनों मेथड सेम है, क्योंकि देखिए पहले वाले में रेशियो आया था 200 सही 270, दूसरे में आया 100 सही 135। आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो सेम आने वाला है, ठीक है। आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, शुरू में 100 मान के चल सकते हो, या फिर इनका आप रेशियो वाली फॉर्म में लिख के फिर कर सकते हो, आंसर सेम आया। पढ़िए, सुरभि एक स्कूटी खरीदना चाहती है, उसका मूल्य इतना है, विक्रेता ने 20% छूट दी, वह उसके बाद 10% बिक्री कर सेल्स टैक्स लगा दिया। सुरभि ने कहा कि वह बिक्री कर पहले लगाए, वह उसके बाद छूट दे। विक्रेता ने वैसा ही किया, ऐसा करने से सुरभि को कितना फायदा या नुकसान हुआ। देखो इस क्वेश्चन को आपको रकम लेके सोल्व करने की जरूरत नहीं है, प्राइस कितना भी हो। देखिए छूट वाले पोर्शन को हम रेशियो वाली फॉर्म में लिखें, कैसे लिखें, 10 था प्राइस पहले, छूट देकर हो गया 8, ठीक है। बिक्री कर वाले को भी लिखिए, बिक्री कर 10 था, बिक्री कर 10% लगा के 11 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में ओरिजिनल प्राइस कितना था 100, और बाद में सुरभि कितना पे करेगी 88, क्लियर है। ये तो तब हो गया जब पहले छूट दे रहा है फिर बिक्री कर लगा रहा है। अब सुरभि कह रही है कि पहले बिक्री कर लगाओ, चलो ठीक है, 10 11 और 10 8, सेम चीज़ आनी है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले छूट मिल रही है पहले बिक्री कर लग रहा है, दाम उसको उतना ही पे करना पड़ेगा, कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा। इस तरीके के सवाल को आप एक और तरीके से कर सकते हैं, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट है, जहाँ भी 20% छूट है मतलब डिस्काउंट है, तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है 80% के बराबर, 100% माइनस 20%, जो कि 0.8 के बराबर होता है। और जहाँ पर कर लग रहा है मतलब
प्लस इंक्रीज हो रहा है, तो उसका 10% है, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 100% प्लस 10%, 110%, जो कि 1.1 के बराबर होता है। अब आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल गया है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, विक्रेता पहले क्या कर रहा है, पहले छूट दे रहा है। फर्स्ट केस हमने लिख लिया, छूट गुना कर कुछ आएगा। और दूसरे केस में क्या कर रहा है, पहले कर लगा रहा है फिर छूट दे रहा है। तो आप देखेंगे कि रिजल्ट सेम ही आना है, क्योंकि ये दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इनका गुना होना है, इनको आगे रख लो चाहे पीछे रख लो, आंसर सेम आएगा। तो सुरभि को कोई फायदा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, उसको जितने दाम पे स्कूटी मिलनी थी उतने पे ही मिलेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। जब कर 18% से बढ़ाया जाता है तो सकल आय मतलब नेट इनकम में 2% की कमी आती है। प्रारंभिक कर का प्रतिशत ज्ञात करें। वेरी गुड। अब देखिए, इसमें आप 100 वगैरह मान के करेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसके भी दो तरीके हैं। पहले फार्मूला बता दूं या तरीका? चलो पहले बताता हूँ तरीका। जब कर 18% से बढ़ाया जाता है तो सकल आय में 2% की कमी आती है। तो आप देखिए, कर जब 18 से बढ़ा रहे हैं, सकल आय में कमी कितने की आ रही है, 2% की। अगर आपकी इनकम मान लो 100 थी, उस पर टैक्स, कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, टैक्स परसेंटेज अगर 20 रहेगी तो आप कितना टैक्स दोगे, 20 का टैक्स दोगे। ठीक है, अगर आपकी, और इधर लिख देते हैं नेट इनकम रहेगी 80, 30 अगर टैक्स लग रहा है 30%, तो 30 और नेट इनकम रहेगी 70। इसी तरह अगर 40% टैक्स लग रहा है तो 40 टैक्स दोगे और नेट इनकम रहेगी 60। तो एक चीज देखिए आप कि जितने परसेंट टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स अगर 20% है तो आपकी नेट इनकम उतनी ही कम हो जा रही। ठीक है, टैक्स बढ़ेगा, आपकी नेट इनकम घटेगी। तो जब इस केस में टैक्स को 18% बढ़ाया जाता है तो सकल आय में 2% की कमी आती है। ठीक है, तो मतलब जो हम टैक्स पे कर रहे हैं उसका 18% सकल आय के 2% के बराबर है। तो आप क्या लिख सकते हो, टैक्स का रेट है उसको हम मान लेते हैं टी, उसका 18% इज इक्वल टू नेट इनकम का 2%। क्लियर है, टैक्स रेट का 18% इज इक्वल टू नेट इनकम का 2%। इतना आपको क्लियर है ना? अब देखिए, यहाँ से आपको क्या मिलता है, आप टी परसेंट बाई एन आई निकाल सकते हो। कितना, 2/18, 1/9, या आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दीजिए, एन आई इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ टैक्स परसेंटेज, जो भी है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखिए, आपकी टोटल इनकम कैसे निकलेगी। टोटल इनकम का फार्मूला क्या होता है, टोटल इनकम इज ऑलवेज नेट इनकम प्लस टैक्स। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा पहले से। टोटल इनकम इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस टैक्स। अब देखिए, तो आप टी आई को कैसे लिख सकते हो, टी आई इज इक्वल टू एन आई यहाँ पे कितना है, 9 टाइम्स ऑफ टैक्स, एन टी प्लस टी। तो टी कितना आ गया, सॉरी हाँ, टी आई कितना आ गया, 10t के बराबर। तो जो टैक्स है वो 1/10 है टी आई का, मतलब 1/10 इसका मतलब 10% है। तो प्रारंभिक कर कितना था, 10%। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ कैसे किया है इसको,
क्वेश्चन देख लीजिए, फिर नीचे चलते हैं। देखिए टोटल इनकम है वो सेम रहेगी, आपकी नेट इनकम घटेगी बढ़ेगी, टैक्स घटेगा बढ़ेगा, लेकिन जितना टैक्स बढ़ेगा उतनी नेट इनकम घटेगी। तो टैक्स कितना बढ़ाया है? 18% ऑफ टैक्स। वो नेट इनकम कितनी घटी? 2, तो 2% ऑफ नेट इनकम। ये सिंपल इक्वेशन है। यहाँ से आपका NI और T का रेशियो आ जाता है, तो NI कितनी आ जाती है? 9 टाइम्स ऑफ T। ओके, अब टोटल इनकम का फार्मूला आप लगा दोगे जो कि NI प्लस T होता है। यहाँ से टोटल इनकम आ जाएगी 10 टाइम्स ऑफ टैक्स। टैक्स आ जाएगा 1/10 टाइम्स ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, परसेंटेज 10% हो जाएगा। अब जो डायरेक्ट फार्मूला है वो क्या है? डायरेक्ट फार्मूला है वो क्या होगा? थोड़ी जगह बनाते हैं इधर। डायरेक्ट फार्मूला आपका होगा परसेंटेज ऑफ टैक्स इज इक्वल टू, आपको यहाँ से समझ आ ही गया होगा डायरेक्ट फार्मूला क्या होने वाला है। NI, ठीक है, नेट इनकम बाई NI, ये परसेंटेज चेंज है वो लिख रहे हैं, प्लस टैक्स, टैक्स में कितना चेंज जो हुआ है, ठीक है, चेंज इंटू 100। तो इस वाले में अगर लगाओगे तो जो ओरिजिनल टैक्स परसेंटेज है वो कितनी आएगी? NI कितना हुआ है? 2 प्लस टैक्स में कितना चेंज हुआ? 18 गुना 100, ये आ जाएगा 2/20 गुना 100। ठीक है, 10% आ जाएगा। सिंपल है, कैसा भी क्वेश्चन हो फार्मूला लगाओ सीधा। चलो अब नमक तथा जल के मिश्रण में 480 ml में 75% जल है। इसमें जल की कितनी मात्रा और मिला दी जाए कि प्राप्त मिश्रण में 90% जल हो? अब देखिए नमक और जल का मिश्रण है तो इसमें नमक उतना ही रहेगा, पानी मिला दो या पानी उड़ा दो, नमक कहीं नहीं जाने वाला। तो जो चीज़ कांस्टेंट है वो वाली चीज़ हम इस टाइप के क्वेश्चन में उठाएंगे। देखिए पहले नमक की मात्रा पहले मिश्रण में कितनी होगी? देखिए 75% जल है तो नमक कितना होगा? 25%। 400 ml का 25% कितना होगा? निकाल लीजिए, 1/4 से गुना कर दो, ये आ गया 120 ml। तो नमक पहले 120 ml था और बाद में भी 120 ही रहेगा। तो देखिए बाद के मिश्रण में 90% जल है, तो मतलब नमक कितना है? 10%। और 10% कितने के बराबर है? 120 ml के। तो 100% कितने के बराबर होगा? मतलब इस मिश्रण का 10%, हालांकि वो नमक है, 120 ml के बराबर है, तो 100% 10 से गुणा कर दो, 1200 ml। ये तो टोटल मिश्रण आ गया। तो इसमें जल कितना मिलाया गया है? पहले मिश्रण कितना था? 480, अब कितना है? 1200। 1200 माइनस 480, 720 ml आंसर आ जाएगा। जो चीज़ कांस्टेंट है उसको लेके चलेंगे। नमक कहीं नहीं जा रहा था, नमक को लेके चले। अगला सवाल है, किसी ताजे फल में 92% जल है और सूखे फल में 20% जल है। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल बनाया जा सकता है? लिखो भाई, एक बार लिख लो। ताजा फल में 92% जल है तो गूदा कितना होगा? जो फल का गूदा है वो 8% बचा। और सूखे फल में भाई साहब कह रहा है 20% जल है, तो गूदा कितना होगा? 80 बचा, 80 गूदा है। अब देखिए आपके पास कितना ही फल था शुरू में, जो गूदा है वो तो सेम रहेगा, सिर्फ पानी उड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कि गूदे का प्रतिशत 10 गुना बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप 10 किलो फल लोगे सूखा तो 1 किलो गूदा बन रहा है। सॉरी, 1 किलो, अरे जब आप 10 किलो ताज़ा फल लोगे तो 1 किलो सूखा फल बन रहा है।
तो 100 किलो से कितना बनेगा 80। वो तो बहुत सिंपल होगा। ठीक है, क्या आ गया, ताज़े फल में 92% जल रहा है तो 8% गूदा होगा, सूखे में 20% जल रहा है तो 80% गूदा होगा। कैसे, एक बार फिर भी देख लीजिए, 100 किलोग्राम ताज़े फल में कितना गूदा होगा, 8%, मतलब 8 किलो। ठीक है, और सूखे फल में कितना गूदा है 80%, तो ये 8 किलो है, ये सूखे का 80% के बराबर है। 100% के बराबर क्या होगा, क्या होगा 80, हाँ सॉरी 8/80 गुना 100, आंसर आ जाएगा 10 kg। 10 kg सूखा फल बनाया जा सकता है। या फिर सीधा यहाँ से रेशियो देख लो, सूखे इसका कितना है और उस रेशियो से आप उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो, किसी स्थान की जनसंख्या में 40% महिलाएं और 60% पुरुष विवाहित हैं। यदि एक पुरुष एक महिला से विवाह करता है तो उस स्थान की विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, महिलाएं दी है 40%, इसको ऐसे लिख लेते हैं 100 लोग हैं तो लेडीज कितनी हो गई, फीमेल, और इधर लिखते हैं मेल। 40%, 40, मेल कितने हो गए 60। अब दिया है कि 60% पुरुष विवाहित हैं, तो मतलब इन 60 में से जो 60% है वो विवाहित हैं, मैरिड और अनमैरिड। तो मैरिड कितने हैं, 60 का 60%, 36। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कहा है कि एक पुरुष एक महिला से विवाह करता है तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 36 पुरुष हैं, 36 महिलाओं से शादी कर लेंगे तो 36% लोग विवाहित हैं। नहीं, 36% लोग विवाहित नहीं है, क्योंकि 36 पुरुष और 36 महिलाएं, 72 लोगों की शादी हो रखी है एक्चुअली। कितने लोग विवाहित हैं, 72%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, ऐसे में ऐसा भी हो सकता है, मान लो यहाँ 36 है लेकिन बाई मिस्टेक यहाँ पे महिलाएं 20 ही होती तो आप क्या करते, तो 20 से ही शादी कर पाते, बाकी के लोग अविवाहित रहते हैं। तो अब उस हिसाब से सोल्व करते हैं। चलिए, एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, हारने वाले को 40% मत प्राप्त होता है, वह 1,60,000 मतों से पराजित होता है। ज्ञात कीजिए हारने वाले को कितने मत प्राप्त है। ठीक है, अब इसको सिंपल सिंपल जल्दी जल्दी करते हैं। कैसे, देखो भाई, 100 मत थे मान लो, हारने वाले को मिले हैं 40%, जीतने वाले कितने मिले होंगे 60। दिया है कि वह 1,60,000 से पराजित होता है, तो वो कितने मतों से पराजित हुआ, एक्चुअली वो 20% मतों से पराजित हुआ। ठीक है, इनका डिफरेंस 20% कितना है, 1,60,000, तो 100% कितना होगा, नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं करना है, बस ये पूछा कि हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए। हारने वाले को 40% हुए, तो 40% कितना हो जाएगा, 20% का दुगना, इसको 2 से गुना कर दो, 3,20,000। नेक्स्ट वाले पे चलता है। एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और 20,000 मत अवैध घोषित हो गए। जीते हुए को वैध मतों का 75% प्राप्त होता है और वह 80,000 मतों से विजयी होता है। याद कीजिए कुल मतों की संख्या कितनी है। चलिए मान लेते हैं कि वैध मत जो वैध थे वो 100 थे, तो उसमें से 75 जीतने वाले को मिले, तो मतलब 25 हारने वाले को मिले। डिफरेंस कितना है, 50%। तो ये 50 कितने के बराबर है, 80,000 के, कि 80,000 मतों से जीता है। तो 100 कितने के बराबर होगा, 1,60,000। अब एक चीज़ और देखनी है, ये तो वैध मत हो गए, कितने मत अवैध थे, 20,000, इसमें 20,000 जोड़ो, कितना हो गया, 1,80,000। कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने तो अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया, तो जो 10% मतदाता थे मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, एक बार 10% को हम कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं 1/10। ठीक है, उसको 10 बेस है और प्रयोग नहीं किया 10% ने, मतलब 10% कम कर दो, तो ये कितना हो गया 9। ठीक है, कितने लोगों ने प्रयोग किया, 1,80,000 ने। ठीक है, तो 1,80,000 कितने के बराबर है,
9 यूनिट के बराबर, तो 10 यूनिट कितने के बराबर होगा? देखिए यहाँ से 1 यूनिट आ जाएगी 20,000, 10 यूनिट कितनी हो गई? 2 लाख। ठीक है, कैसे करा? यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। 75% मिले, एक को 25% मिले, डिफरेंस था 80,000 के बराबर, तो वैध मत हुए 1,60,000। अवैध थे 20,000, तो 1,80,000। ये लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है और 10% ने वोट नहीं दिया, तो आप 1,80,000 का 10% नहीं लेंगे। ओरिजिनली कुछ और था, उसके 10% ने नहीं किया, तो 10% का फ्रैक्शन लिख लिया 1/10। तो अगर 10 लोग थे तो उनमें से 9 ने ही वोट दिया, तो वो 9 है 1,80,000 के बराबर, तो 10 कितने के बराबर होगा? 2 लाख। चीनी और पानी के एक घोल में 5% चीनी है, उसमें से 30 लीटर पानी उड़ जाता है, तो चीनी का प्रतिशत 15 हो जाता है। प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत हेडेक वाला हो सकता है अगर आप गलत तरीके से करते हैं। देखिए तरीका सारा सही होता है, लेकिन लंबा तरीका छोटा तरीका होता है। हम करेंगे छोटे तरीके से। देखिए पानी उड़ा है, चीनी हमारी सेम रहेगी, पहले का घोल हो चाहे बाद का घोल हो। अब एक चीज देखिए कि मान लो पहले का घोल मान लेते हैं वी था, वी लीटर था, उसमें अगर चीनी 5% है, सेम चीनी अगर 15% हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि घोल जो था वो कम हो गया है। घोल जितने लीटर का था वो लीटर कम हो गया, यही हुआ ना, तभी तो चीनी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर आप उसमें पानी मिलाओगे तो ये 5% से 4, 3, 2, 1 होगा, लेकिन उसमें से पानी उड़ा रहे हो तो ये 5, 10, 15 होगा, 3 गुना हो गया। ठीक है, अगर 3 गुना इसका कंसंट्रेशन हो गया तो मतलब पानी भी 3 गुना, सॉरी जो कुल घोल है वो भी 3 गुना कम हो गया, मतलब 1/3 हो गया। तो वो कितना हो गया? V/3। देखिए आप Q1 और Q2 क्वांटिटी निकाली, यहाँ से कितनी आ रही है? V का 5%, और यहाँ से भी आप निकालेंगे तो V का 5%, मतलब क्वांटिटी चीनी की दोनों में बराबर है। ठीक है, आप उसको दिमाग में भी सोच सकते हैं या लिख के भी कर सकते हैं, V1 V2 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनली आपका आंसर यही आना है कि बाद में जो घोल है वो 1/3 हो गया, क्योंकि चीनी का कंसंट्रेशन 3 गुना हो गया। अगर ये 4 गुना होता तो वो 1/4 हो जाता। अब देखिए बाद में हो गया V/3, पहले था V। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको हाँ थोड़ा 3 से गुना कर देते हैं ताकि सही से लिखा जाए कि क्या हो जाएगा, V और 3V। देखिए इनका डिफरेंस कितना है? 2V। 2V के बराबर डिफरेंस है, वो कितने के बराबर है? सॉरी ये V मैं मान के चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 3 से गुना कर दिया है, तो अब जो मानेंगे हम वो V और 3V है इनका वॉल्यूम। ठीक है, पहले 3V था और अब V है। एक बार इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, पहले और बाद के तरीके से। 3V मैं पहले था और अब V है। ठीक है, कितना डिफरेंस है? 2V। 2V कितने बराबर है? 30 लीटर। तो V कितने बराबर हो गया? 15 लीटर। तो मतलब प्रारंभिक घोल कितना था? 45 लीटर। अब कितना है? 15 लीटर। ठीक है, आप इसको चाहो तो अब चीनी की मात्रा निकाल के वेरीफाई करने के लिए कर सकते हो। ठीक है, 45 का 5% निकालो, कितना आएगा? 2.25, और 15 लीटर का 15% निकालोगे 2.25 ही आएगा। ठीक है, किया कैसे हमने एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो चीनी का कंसंट्रेशन 5 से 15 हो रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि जो अपना जो V2 है फाइनल वॉल्यूम है वो V1 का 1/3 हो जाएगा, वो इसका विपरीत हो जाएगा, जस्ट उल्टे रेशियो में। ये रेशियो 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा। ठीक है, पढ़े इस क्वेश्चन को। एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय के बाद इसमें केवल 25% पानी शेष बचता है और इसका वजन रह जाता है 50 किलो। इसका प्रारंभिक वजन ज्ञात करें। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।